नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। ठीक है, डेली की तरह आज मैं फिर से लेकर आया हूं एयरफोर्स के लिए आपको प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 का टर्न है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 आपके अपकमिंग एग्जाम जो एयरफोर्स के लगे हुए हैं 13 से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है भैया, एंटोनिम को और कैसे पेपर में पूछा जा सकता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो कभी कभी बेटा कहता है अपोजिट वर्ड बताइए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, आपसे एंटोनिम पूछे या अपोजिट पूछे। ठीक है, देखिए भाई आते हैं क्वेश्चन पे। तो एम्बिगुअस वर्ड आपको दिया गया है, इसका एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो एम्बिगुअस का अर्थ जो होता है बेटा वो होता है आपका अस्पष्ट। ठीक है, तो अस्पष्ट का जो एंटोनिम होगा वो आपको पता है स्पष्ट होगा। तो स्पष्ट कौन सा ऑप्शन इनमें से दे रहा है? स्ट्रेंज होता है बेटा आपका अजनबी, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद अनसर्टेन का मतलब बेटा अनिश्चित होता है आपका। ठीक है, और इसके बाद आपसे कह रहा है क्लियर। क्लियर का अर्थ आपका स्पष्ट होता है और इंडेफिनिट का अर्थ भी अनिश्चित ही होता है। तो आप बता सकते हैं आसानी से, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लियर। एम आई राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के बाद कल के प्रैक्टिस सेट में भी मैंने इसी तरह का प्रीपोजिशन इसी रूल से रिलेटेड कराया था और आज फिर से पूछा गया है डील्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन। तो एक बार फिर से समझेंगे कि डील के साथ बेटा 2 प्रीपोजिशन मैंने कल भी बताए थे आपको। इन आता है व्यापार के अर्थ में, ठीक है, और विथ आता है समझौते के अर्थ में। ठीक है, हम कह सकते हैं जब ऐसा कुछ भी लिखा हो डील के बाद जिसका वहां पे बिजनेस हो रहा हो, ठीक है, क्लॉथ लिखा हो, आयरन लिखा हो, तो आप क्या यूज करेंगे? इन कपड़े का व्यापार या लोहे का व्यापार। परंतु विद का यूज करेंगे जब वो बातचीत के अर्थ में, समझौते के अर्थ में यूज किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन पे। तो द फिल्म जो है वो डील्स करती है सम सीरियस इशू। तो सीरियस इश्यूज पर फिल्म समझौता करती है, उस पर बातचीत करती है, ना कि उस पर बिजनेस करती है। ठीक है, उस बारे में ये फिल्म है। तो यहाँ पे डील का जो आपका प्रीपोजिशन आएगा डील के साथ वो आएगा बेटा विथ। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर फॉर देयर हेल्प। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटफुल के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन फिल किया जाता है। तो ग्रेटफुल के साथ बेटा आपका प्रीपोजिशन जो आता है वो आता है टू। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं टू ऑल द टीचर, सभी अध्यापकों का, फॉर देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड से पूछा जाता है। कभी कभी इसकी जगह मिस स्पेल्ड भी पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज करेक्टली स्पेल्ड एंड मिस स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड जब आपसे पूछता है मतलब वो सही मीनिंग पूछ रहा है, 4 ऑप्शन में से सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। और यदि मिस स्पेल्ड पूछता है तो वो आपसे गलत वर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सही स्पेल्ड मतलब सही मीनिंग आपको बतानी है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये लेफ्टिनेंट, ठीक है, सही मीनिंग आपकी लेफ्टिनेंट की पूछ रहा है। इनमें अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये हो सकती है। ठीक है, तो बताइए भाई कौन सा हो सकता है आपका ऑप्शन। एक तो और ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो है आपका कोलोनेल। इसका अर्थ बेटा होता है कर्नल। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और दूसरा लेफ्टिनेंट, जो कि सही मीनिंग है आपकी ये। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नरेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही सेड टू मी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में इजी है, समझिएगा। सबसे पहले आपको पता है यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो इधर रिपोर्टेड स्पीच होती है वो असर्टिव टेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो सेड टू को बेटा हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और टोल्ड आपको सभी ऑप्शन में मिल जाएगा, एक को छोड़कर, तो इसको आप गलत कर दें, ठीक है। देखिए नरेशन या वॉइस करने का तरीका यही है कि आप गलत ऑप्शन को छाटते जाएं, डायरेक्ट सही पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब गलत ये हो गया बेटा आपका, क्योंकि टोल्ड नहीं किया इन्होंने, ठीक। अब बचे 3, इनमें आइए, तो मी, ठीक, सब में है। दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा, वो भी सब में है। अच्छा आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ही। इन्होंने यहाँ आई रखा है, ही सिर्फ यही रखा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आगे भी चेक कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सही यूज है या नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब सही यूज है तो आपका 90% केसेस में इनडायरेक्ट स्पीच सही होता है, ठीक है। देखिए वाज यहाँ भी लगा है, लेकिन इन्होंने इसको चेंज नहीं किया, इस वजह से ये गलत है। तो आपका ही लगा और एम बदल जाएगा वाज में, बिल्कुल सही है यहाँ तक, क्योंकि ये ऑलरेडी कट चुका है, और माई अकॉर्डिंग टू आपका फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा, वो भी यहाँ पे सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे सिमिलर मीनिंग। कल मैंने आपको बताया था सिमिलर जब पूछता है तो आपसे सिनोनिम पूछता है, ठीक है। एडमायर का सिनोनिम पूछना चाहता है तो बेटा आप याद रखें, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना होता है आपका। तो इसका सिनोनिम कोई एक दूसरी मीनिंग जिसका भी यही अर्थ होता है, तो लोथ का अर्थ क्या होता है आपको नहीं पता, छोड़िए। एबोर का अर्थ ये आपको पता होगा, घृणा, क्योंकि इजी मीनिंग है, ठीक है। डिस्पाइस का अर्थ भी आपका घृणा, और लोथ भी इसी सेंस में प्रयुक्त होता है, तो ये तीनों नहीं हो सकते, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एप्लाउड, इसका अर्थ भी आपका प्रशंसा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, और 7 आपसे बोल रहा है बेटा क्रोकोडाइल टीयर। ये हिंदी में सभी ने सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू बहाने का मतलब बेटा होता है झूठे आंसू बहाना, झूठा दुख प्रकट करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आपका कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला आपसे कह रहा है टू फील सैड फॉर अनदर पर्सन मिसफॉर्च्यून, दुख महसूस करना किसी दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू लाफ, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है हंसना, ये तो दुख ही प्रकट करना होता है, वो झूठा ही क्यों ना हो, हंसना तो नहीं हो सकता, है ना। तो आपका ये ऑप्शन हटा दीजिए, पूरा समझ लीजिए क्या कह रहा है। टू लाफ माने हंसना, सो मच माने बहुत अधिक, दैट की योर आईज स्टार्ट टू वाटर, तुम्हारी आंखों से पानी आने लगे, ठीक है, हंसना नहीं हो सकता है। अ पर्सन whose sadness is never noticed, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सैडनेस जो है, दुख है, वो कभी नोटिस नहीं किया जाता है, ऐसा भी नहीं होगा। एक्सप्रेशन ऑफ सारो, दुख का एक्सप्रेशन, दैट आर इनसिंसियर, जो किसी मतलब का ना हो, यूजलेस हो, ऐसा दुख दिखाना, वही बेटा आपका होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे वन वर्ड बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो अ पर्सन हु हैज हैड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत लंबा अनुभव होता है किसी विशेष क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे एक वर्ड में? एथीस्ट बोलेंगे। एथीस्ट का अर्थ बेटा क्या होता है भैया आपका? नास्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति, ये भी बहुत पूछा जाता है, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वेटेरन का अर्थ ही बेटा आपका अनुभवी होता है, ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी आप फन देख देखते हैं, इसका जो आपका अर्थ होता है वो होता है ऐसा व्यक्ति जो बेटा समाज से जुड़कर नहीं रहता है, दूर दूर भागता है ना। और ये कॉस्मोपॉलिटन जो होता है बेटा आपका विश्व प्रेमी होता है, जो संपूर्ण, ये भी वन वर्ड में पूछा जाता है, ऐसा व्यक्ति हु कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री,
जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, विश्व प्रेमी कहते हैं आपका कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटेरन। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए। बहुत लंबी हेडिंग लिखी होती है फिर टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। आपकी नजर जानी चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नो एरर, मतलब एरर बताना है। और कह रहा है यदि नो एरर है इसमें तो ऑप्शन डी आप चूज करेंगे, नो एरर वाला। यदि एरर है तो कौन से पार्ट में है वो बताइए। तो देखिए भाई यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, कमेंट करके बताएं आप लोग जल्दी से, किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको। शी वाज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज, वो शॉक्ड थी जब उसने खबर सुनी कि ही हैज डाइड, वो मर चुका है। थी, सुनी, दोनों बेटा आपको पास्ट शो कर रहे हैं, तो बाकी का सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए। हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैड। ठीक है, क्योंकि बाकी के पार्ट भी पास्ट में है तो आगे भी पास्ट टेंस से ही आप यूज करेंगे, हैज गलत है वहां पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और इनको पढ़िएगा और कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम कंटिन्यू आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। अभी वीडियो देख के कॉपी पे नोट कर लें, जब एग्जाम के 2 दिन पहले कॉपी को पलट कर देखना है। ठीक है, मूव, मूव का अर्थ बेटा क्या होता है, हिलना डुलना घूमना, है ना, मूव। अब इसका पूछ रहा है आपसे नाउन फॉर्म। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज कर दे तो वर्ब ही रहेगी, आईएनजी लगाने पे भी वर्ब ही रहेगी, एफ या एफ यूज करने पे भी वर्ब ही रहेगी। नाउन बनेगा मूवमेंट। ठीक है, ये मूव, ये मूवमेंट। ये मूवमेंट का मतलब बेटा क्या होता है आपका, एक तरह से गति करना, ये गति करना एक तरह से, तो ये ओनली गति। ठीक है, वर्ब नहीं है, नाउन है। इसके बाद आ जाते हैं प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कमांडर इन चीफ, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। कमांडर इन चीफ का सही प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, अब बताएं। कमांडर इन चीफ, तो बेटा जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, एक बार समझ लेंगे आप। जैसे आपके पास है फादर इन लॉ, ठीक है, तो इसका आपको प्लूरल बनाना है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यस यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका आपको प्लूरल बनाने के लिए बेटा यस यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छा सभी वर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं बॉयफ्रेंड, ठीक है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ऐसा यहाँ पे लगाएंगे FRIEND, ठीक, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जैसे इस तरह का कंपाउंड नाउन है तो प्लूरल बनाने के लिए तो जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, परंतु एपोस्ट्रोफी जब कभी लगाना होगा तो आप यहीं पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमसे प्लूरल पूछ रहा है, तो कमांडर इन चीफ का बेटा आपका प्लूरल कौन सा हो जाएगा, कमांडर इन चीफ। यस, आगे बढ़ रहा हूँ। मेन जो वर्ड होता है उस पर फोकस करते हैं। चलिए आते हैं पैसिव फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो पैसिव वॉइस का तरीका आपको पता होगा। पीपल जो लोग हैं, विल मेक माने बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हिम माने उसे, किंग माने राजा। तो बेटा आपके 2 ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, आप देख सकते हैं, हिम भी है और किंग भी है। पैसिव वॉइस दोनों से बन सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में फिर ही दिया गया है, मतलब इन्होंने ही से बनाया है, तो चलिए भाई ही से बनाते हैं। सब में ही है, ही, और जो आपका विल है। पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विल जो चेंज होती है विल बी में, ठीक है, और विल भी आपको कितने, आप एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, देखो बेटा यहाँ विल तो है लेकिन बी नहीं है, वाज हो नहीं सकता, वर हो नहीं सकता, इसलिए विल बी आपका इसी ऑप्शन में है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, बाकी फिर भी देख लेते हैं। तो ही, विल बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेड हो जाएगी, बचा किंग इधर, तो किंग और बाई लगाया और सब्जेक्ट को लिख दिया। ठीक है, प्यूपल लिखने की नीड नहीं भी होती है, लेकिन यदि ऑप्शन में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। 13 में बेटा आप फिर से आपसे एरर पूछ रहा है। ठीक है, गलती किस पार्ट में आपको बताना है। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ बस से,
तो बेटा वाहन के लिए आपने प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है इनटू का नहीं बाई का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इसके लिए, बाई के बाद जब कभी कोई भी वाहन लिखा होगा यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता, यहाँ से भी एरर देता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। गो बाई बस डायरेक्ट। आगे आ जाए 14 नंबर क्या कह रहा है बेटा, आपको सिनोनिम बताना, ठीक है। आइए भी जानते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिंडर। हिंडर का अर्थ होता है बेटा आपका बाधा, हिंडर का अर्थ होता है बाधा। हेल्प का मतलब फायदा, ये सभी को पता होगा। फैसिलिएट आप फैसिलिटी से याद रखेंगे। फैसिलिटी क्या होता है भाई, फैसिलिटी बहुत ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं आपको, है ना। फैसिलिएट का मतलब होता है एक तरह से सुविधाजनक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी बेटा आपका बाधा होता है, और असिस्ट का अर्थ भी आपका हेल्प होता है। तो ये इसका सिनोनिम आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाधा हिंडर और इसका सिनोनिम फिर बाधा वाला मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक है आपका फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये आपको कुछ वर्ब दी गई हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब मेन वर्ब है और अकेले भी मेन वर्ब है। अब आप बताएं यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो बेटा आप सेंटर में देख रहे हैं फॉर का यूज हुआ है और उसके बाद टाइम भी दिया गया। इसका मतलब ये कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। जब सिंस फॉर के साथ टाइमिंग देगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो आपका ये दोनों तो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, हैज बीन यदि लगेगा तो उसके साथ वर्ब कौन सी आती है, आईएनजी आती है, तो क्राइड भी नहीं आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज दिया गया है आपको आधा नीचे, इस वजह से मैं पहले इसको पढ़ा देता हूँ आपको, फिर नीचे आते हैं। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है ध्यान से। द इंडियन एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स आल्सो नॉन एज भारतीय वायुसेना। भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है उसको भारतीय वायुसेना के रूप में भी जाना जाता है। इज द एयर आर्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। जो भारतीय फोर्स है, सेना है, उसकी ये एयर आर्म है, ठीक है, मतलब हवाई सेना है। इट्स की रोल इज टू कीप। इसका जो मेन रोल है वो क्या है, इज टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेजिस्टेंट टू अटैक। इंडियन एरोस्पेस जो भारतीय मतलब वायु मार्ग से अवरोध को अटैक मतलब आक्रमण बेटा आपका होता है, उसको रोकना, ठीक है। एंड मैनेज एरियल वारफेयर। और जो एरियल वारफेयर आपके होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष या लड़ाई के दौरान, उनको रोकना। इसके बारे में आगे बता रहा है आपको। इसका जो स्थापना की गई बेटा आपको इस्टेब्लिश्ड कब की गई, 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई और इट पॉसेड द स्ट्रेंथ ऑफ 25 सोल्जर। और उस समय इसमें बेटा आपके 25 सोल्जर्स थे, ठीक है। आप विद 19 वर कॉम्बैट पायलट्स, उनमें से 19 कॉम्बैट पायलट थे। और इवर सिंस देन, तब से क्या है, द एयरफोर्स हैज गॉन थ्रू एक्सट्रीम मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद से बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ है बेटा सेना में, ठीक है। एंड एक्सपेंशन, और इसका विस्तार भी हुआ है। बोथ इन दी स्ट्रेंथ ऑफ मैन, दोनों जगह व्यक्तियों की स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ी है। और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी स्तर में भी सुधार हुआ है। विथ अराउंड 1,70,000 1,70,000 पर्सनल एंड 1,500 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हैं। इट इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स। ये चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है इन दी वर्ल्ड, माने दुनिया में। आफ्टर द यूएस, पहले नंबर पे आपका यूएस है, फिर चाइना है और फिर रसिया है। इट इज आल्सो द 17th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। ये 7वीं सबसे स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स भी है दुनिया की, ठीक है। ये बेटा पुरानी जानकारी है, पुराना पैसेज है, इस वजह से हो सकता है अभी कुछ अपडेट्स हुए हों, सैनिकों की संख्या बढ़ गई हो, एयरक्राफ्ट बढ़ गए हों, और ये किसी अगले पैदा ऊपर आ गया हो या नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको अपडेट रखना है। चलिए पैसेज के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बताएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि एयरफोर्स जो था वो कब स्थापित हुआ था।
तो अभी आपने ऊपर पढ़ा इसका स्टैब्लिशमेंट का हुआ था भाई आपका, तो ये लिखा हुआ है आपका 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तो आप इस पे आंसर पे जाएंगे 1932। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। और 17 नंबर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द की रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स का की रोल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं की रोल क्या बताया गया था वहां पे। की रोल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हाँ ये इट्स की रोल इज टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेजिस्टेंट टू अटैक्स। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा की रोल आपका इंडियन एरोस्पेस रेजिस्टेंट टू अटैक। देखिए इन दोनों ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे इंडियन एरोस्पेस दिया और यहाँ पे बेटा आपका आर्मी दिया है। आर्मी नहीं बेटा, एरोस्पेस की बात कर रहा है वहां पे, इसलिए आपका आंसर ये वाला सही है। नेवी की तो बात ही नहीं कहीं पे की गई है, इग्नोर तो करना नहीं है, कीप करना है हमें, इस वजह से ये गलत है। आपका एरोस्पेस रेजिस्टेंट टू अटैक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, आपको याद हो गया होगा इंडियन एयरफोर्स में कितने पर्सनल थे। तो बेटा आपका अभी ऊपर आपने पढ़ा है कितने थे, ये 1,70,000 आपका हो गया सही आंसर। मतलब ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कन्फ्लिक्ट का यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि आप समझ ना पाए कि ये क्या पूछना चाहता है। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड कन्फ्लिक्ट को कौन रिप्लेस कर सकता है। मतलब कहने का इसकी जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, मतलब आपसे पूछना चाहता है सिनोनिम। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब बेटा आपका संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। ठीक है, तो आइए भाई एग्रीमेंट का मतलब तो सहमति होती होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा आपकी यूनिटी होती है ना, ये तीनों नहीं हो सकते। तो आपका जो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिस्प्यूट। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 पे आपसे पूछ रहा है अरेंजमेंट। ठीक है, पीटी वायरस आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन और इनमें किस क्रम में इसको लगाया जाएगा। तो देखिए भाई किस क्रम में लगाएंगे आप। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, प्रीपोजिशन से हम तब स्टार्ट करते हैं टू से या बाई से जब हमारे पास अदर ऑप्शंस ना हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो पी और यस को तो नहीं लेंगे हम। आप पी वाला ऑप्शन थोड़ी देर के लिए काटते हैं हम, यस वाला तो है नहीं। आप क्यू या आर से स्टार्ट करें। अच्छा, जिसमें ये इन द विलेज प्लेस दिया हो इस ऑप्शन को भी आप लास्ट में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्यू को भी हटाइए, हम स्टार्ट करेंगे इसको आर से। तो देखो बना के देख लेते हैं, यदि आर से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो आर का ऑप्शन आपके पास 2 है। ठीक है, तो आप इन दोनों ऑप्शन पे जैसे लिखे हुए उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज करके अर्थ निकालिए। यदि सही निकल रहा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो लिखा है आर, आर का मतलब हो गया है एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज, एक प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की गई। इसके बाद आपका बेटा क्या हुआ, आर के बाद क्या रहा है, क्यू जोड़िए, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन दी विलेज। अब वाज ऑर्गेनाइज कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन से इसको जोड़ना चाहिए था और ये इन दी विलेज ये लास्ट में आना चाहिए, मैंने ये भी बताया आपको, है ना। तो आपका क्यू ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। आर के बाद यस कह रहा है, तो एन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज, एक प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की गई। अब हाँ, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा। तो आर के बाद यस, यहाँ तक तो सही है। फिर टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए। ठीक है, पी, पी के बाद क्यू, डेवलपमेंट ऑफ काय का डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इन द विलेज माने गांव। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सही अर्थ दे रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका आर एस पी क्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आगे मिलते हैं प्रैक्टिस फिट 3 के साथ। आज के लिए जय हिंद।